हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित क्वेश्चन अर्थात संभावित एस्से और शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग जीएस 2 के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। और यह जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछती रही है और इस बार भी इसकी प्रबल संभावना बनती है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बिहार में मुख्यमंत्री और के संवैधानिक संबंधों की व्याख्या करें। हाल के विवादों के संदर्भ में इन संबंधों के प्रभाव का विश्लेषण करें। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संवैधानिक संबंधों की व्याख्या कर देंगे और फिर जो हालिया विवाद हैं उसका वर्णन कर देंगे और फिर इन विवादों का शासन पर क्या प्रभाव होता है उसको दर्शा देंगे और फिर इस विवादों का समाधान कैसे हो इसके बारे में बता देंगे और लास्ट में एक बेस्ट संतुलित निष्कर्ष दे देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम आईडी से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले भूमिका। भारत में संविधान ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक संवैधानिक संबंध स्थापित किया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का निर्वाचित प्रमुख। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक संबंध क्यों स्थापित किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य सरकार का शासन जो प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। क्यों? क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जबकि मुख्यमंत्री को आप देखेंगे वह राज्य के निर्वाचित सरकार का मुखिया होता है और दोनों एक प्रकार से अलग अलग अधिकार और कर्तव्य रखते हैं। एक जहां मतलब देश क्या बोलते हैं केंद्र का प्रतिनिधि होता है, वहीं दूसरा उस राज्य का निर्वाचित मुखिया होता है। तो दोनों के बीच संबंधों का संतुलन कैसे होगा? क्योंकि दोनों के बीच संबंधों को संतुलित स्थापित करने के लिए संविधान में ऐसा मतलब प्रावधान किया गया है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच जब यह संबंध में संतुलन बना रहेगा तो प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए फिर लिखेंगे, हालांकि कई बार राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक निर्णयों के कारण मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बिहार में भी हाल के वर्षों में ऐसे विवाद देखने को मिले हैं। अब देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद क्यों होता रहता है, मतलब दोनों में टकराव क्यों होता है? आप इसको ऐसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि सरकार द्वारा कोई डिसीजन लिया गया और राज्यपाल उसे मंजूरी देने में आनाकानी करे अर्थात देरी करे, तब विवाद होने की स्थिति पैदा हो जाती है। चाहे विधानसभा सत्र बुलाने या भंग को लेकर दोनों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चाहे मान लीजिए कोई विधेयक को राष्ट्रपति कोई विधेयक को राज्यपाल मंजूरी देने में देरी करे या उसे पुनर्विचार के लिए भेज दे या राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित कर ले, तब विवाद दोनों में हो जाती है। या मान लीजिए कि कोई ऐसा पद जैसे कुलाधिपति कुलपतियों का हो गया, चाहे महाधिवक्ता हो गया, इनके नियुक्ति के संबंध में कोई अगर टकराव हो गया, मतलब इन तमाम बिंदुओं के आलोक में यदि दोनों में कुछ टकराहट अर्थात मतभेद उत्पन्न होती है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका असर राज्य की शासन व्यवस्था पर पड़ता है और कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। इसलिए दोनों के बीच में सही संबंध स्थापित करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने भूमिका को देख लिया, अब हम लोग इसके संवैधानिक संबंधों का देखने का काम करेंगे। तो पैरा चेंज करेंगे और फिर इसके मुख्य बॉडी पार्ट को आप लिखना चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संवैधानिक संबंधों को निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बिंदु आएंगे, लेकिन हम सिर्फ मोस्ट बातों को ही देखेंगे, क्योंकि हमें शब्द की लिमिटेशन का भी ध्यान रखना है और आपको भी रखने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें होगी मैं आपको वही बताऊंगा और आपको भी वही लिखना है। तो चलिए देखते हैं संवैधानिक संबंधों को किन रूपों में। तो कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में अब देखिए, राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होता है। अब देखिए, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अनुसार आप देखेंगे मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद में निहित होता है, जबकि राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का कैसे प्रमुख होते हैं, वही स्थिति एक राज्य में राज्यपाल का होता है, जबकि असली कार्यकारी शक्ति आप देखेंगे मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद में निहित होती है, अर्थात उसके
पास होती है। क्यों? और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतियों का निर्धारण भी करता है और राज्य के प्रशासन को सही रूप से संचालित भी करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नियुक्ति और बर्खास्ती के संदर्भ में अब देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बहुमत खोने पर हटा भी सकता है। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 में दिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री बहुमत खो दे या उसे कोई बहुमत जो दिया है वो समर्थन वापस ले ले, तो राज्यपाल क्या करेगा? उसे बर्खास्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसे संवैधानिक मूल्यों को बचाने का जिम्मेदारी राज्यपाल को दिया जाता है और कहीं ना कहीं सरकार की स्थिरता बनी रहे, इसलिए भी यह प्रावधान संविधान में लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्री परिषद की सलाह के संदर्भ में अब देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। अब देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य क्यों करता है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य की वास्तविक शक्ति को आप देखेंगे तो वह मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के पास होती है, इसलिए मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, विधानसभा प्रबंधन के संदर्भ में अब देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर सत्र बुलाता भी है, भंग भी कर सकते हैं। अब देखिए, संविधान के क्या बोलते हैं, संविधान के अनुच्छेद जो 174 होता है, अब देखेंगे उसके अनुसार राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, स्थगित करे या उसे भंग कर दे। लेकिन यह कार्य आप देखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार से संवैधानिक कर्तव्य है राज्यपाल का। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, विधेयक स्वीकृति। अब देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, मुख्यमंत्री के प्रस्तावित विधेयकों को राज्यपाल मंजूरी, पुनर्विचार या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अब देखिए कैसे, संविधान के अनुच्छेद 200 में देखेंगे तो राज्यपाल को यह राइट है कि वह राज्य विधानसभा द्वारा कोई भी पारित विधेयक को या तो मंजूरी दे दे या तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करके राष्ट्रपति को भेज दे। यह अधिकार क्यों दिया गया है? ताकि विधेयक जो हो वह संवैधानिक ढांचे के अनुरूप हो, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न करे और कहीं ना कहीं यह भी मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राज्यपाल को कि वह केंद्र और राज्यपाल के जो बीच संबंध है उसको संतुलन में बनाए रखे या संतुलित कर सके। अब जब इतना बताएंगे तो अब हमने संवैधानिक प्रावधान को बता दिया। इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए नियुक्ति के संदर्भ में, तो चलिए देखते हैं। देखिए, नियुक्तियां, अब देखिए नियुक्तियां के संदर्भ में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल उच्च पदों जैसे कुलपति, महाधिवक्ता आदि की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उच्च पदों की नियुक्ति करते हैं, क्यों? क्योंकि संविधान और परंपरा के अनुसार ये पद जो है ना राज्य के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े होते हैं और जब यह प्रशासनिक कामकाज से जुड़े होते हैं तो इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका अहम होती है और मुख्यमंत्री का सुझाव और सलाह को राज्यपाल को एक प्रकार से मानना होता है। मतलब उनका यह मतलब कर्तव्य भी आप समझ लें आप। अब उसके बाद इतना बताने के बाद अर्थात जो संवैधानिक संबंधों को हमने दिखा दिया, अब जब संवैधानिक संबंधों को आप दिखा दिए तो अब आप इससे रिलेटेड कुछ विवादों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हालांकि इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे बिहार में हाल के विवादों और उनके प्रभावों के संदर्भ में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ विवादों को। अब देखिए, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति पर विवाद, यह 2022 में घटना हुआ था। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं क्योंकि नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास ही होता है, लेकिन सरकार चाहती थी कि नियुक्तियों में भी उसकी भी भागीदारी हो। अब जब सरकार, राज्यपाल के पास वह राइट है लेकिन सरकार अब चाह रही है कि मुझे भी उसमें भागीदारी दी जाए, तो क्या होगा, दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। और जब इन तमाम बिंदुओं में मतभेद होगा तो क्या होगा, मतभेद होने से जो मतलब कार्य प्रणाली है कहीं ना कहीं एक प्रकार से मतलब लड़खड़ा जाएगी। और इस क्यों लड़खड़ाती है, क्योंकि जब राज्यपाल मतलब अपने अधिकारों को मतलब खोने नहीं देता है, चाहे अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग करता है और राज्य की सिफारिशों को एक प्रकार से नज़रअंदाज करने का काम करता है, तो सरकार क्या सोचती है कि राज्यपाल कहीं ना कहीं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं उनका असंवैधानिक है। इसीलिए आप देखेंगे ना विवाद का मुद्दा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में देरी हो जाता है और विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे लोकतंत्र का जो मतलब एक प्रकार से जो मूल्य है, जो उसका भाव है, कहीं ना कहीं उसमें समस्या पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, विधायी परिषदों के
विधायी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति पर असहमति के संदर्भ में। अब देखिए विधायी परिषद को विधान परिषद भी बोलते हैं, आप ये बात को समझिएगा। विधायी परिषद मतलब विधान परिषद ही लीजिए, लेकिन विधायी परिषद भी इसको बोलते हैं। विधायी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति पर असहमति के संदर्भ में देखिए यह घटना ना 2023 में हुआ था। अब देखिए 2023 में सरकार ने विधायी परिषद के सदस्यों का नाम भेजा किसके पास? राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल ने मंजूरी में देरी कर दी। देखिए ये घटना कब हुआ था? जब बिहार सरकार 2023 में कुछ सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने इसे ना कई महीने तक मंजूरी नहीं दिया। तो जब राज्यपाल ने कई महीने तक मंजूरी नहीं दिया तो सरकार क्या सोची कि राज्यपाल कहीं ना कहीं जानबूझकर मतलब इस काम में मतलब न टांग अड़ा रहे हैं, अर्थात देरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर दोनों में क्या होगा? दोनों में एक प्रकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो जितने भी कार्य हैं कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए इसका प्रभाव में क्या बताएंगे? सरकार के निर्णयों में बाधा उत्पन्न होती है। जब दोनों अगर विवाद में ही उलझे रहेंगे तो कोई भी कार्य यथार्थ स्तर पे कैसे होगा? कहीं ना कहीं उसमें बाधा तो उत्पन्न होगी ही। अब नेक्स्ट, राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार के संदर्भ में देखिए यह 2024 में हुआ था इस मुद्दे पर विवाद। चलिए इसको भी देखते हैं। 2024 के बजट सत्र में सत्ताधारी दल ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया, क्योंकि उनका आरोप था कि राज्यपाल सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बिहार में 2024 के बजट सत्र के दौरान देखिएगा जो सत्ताधारी दल था राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इस राज्यपाल जो है सरकार के कामों में ना बाधा डाल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे कोई विधेयक के मंजूरी में देरी करने में, या कोई सरकार की सिफारिश को नजरअंदाज करने जैसे मुद्दे में। तो इन तमाम बिंदुओं के बीच मतलब सत्ताधारी दल को लगा कि राज्यपाल ना मतलब हमारे मामले में मतलब टांग अड़ा रहे हैं या उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि यह असंवैधानिक दखलंदाजी है, और इसीलिए उनके भाषण का मतलब इसके विरोध स्वरूप उनके अभिभाषण का बहिष्कार इन लोगों ने किया। अब इसका परिणाम क्या होता है? देखिए परिणाम, सरकार और राज्यपाल के बीच संबंध और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। अब देखिए हमने हालिया विवाद को मतलब जो इम्पोर्टेंट विवाद था उसको हमने देख लिया। अब इस विवादों का शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस संदर्भ में अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस का जो डिमांड है उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए विवादों का शासन पर प्रभाव, अब इस संदर्भ में आप देखिए क्या होगा। प्रशासनिक निर्णयों में देरी, पहला पॉइंट। अब देखिए इससे विकास कार्य प्रभावित हो जाता है। अब कैसे? यदि दोनों में टकराव हो जाएगा तो नीतियों और योजनाओं को मंजूरी मिलने में देरी होगा, क्योंकि कोई भी विधेयक जब पेश होता है तो जब तक राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह अधिनियम कैसे बनेगा? तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं उन योजनाओं को चाहे उन नीतियों को बनने में देरी होगा, तो इससे विकास कार्य होगा प्रभावित होगा। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक संकट। अब देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव से शासन अस्थिर हो जाता है, और तो इससे संवैधानिक संकट मतलब उत्पन्न हो जाती है। कैसे? अब देखिए दोनों का मतलब ना एक प्रकार से भूमिका मतलब थोड़ा अलग अलग है, लेकिन जब राज्यपाल सरकार के फैसलों में जब अड़चन डालता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के या तो निर्देशों को जब निर्देश कर देगा, जैसे आप थोड़ा सा नहीं इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि राज्यपाल मतलब अपने हिसाब से किसी फैसले को ना यहाँ कहे और मुख्यमंत्री कभी राज्यपाल के निर्देशों को अनदेखा करे, मतलब दोनों अपोजिट चलें, तो क्या होगा? मतलब संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि संविधान में दोनों को इसलिए मतलब उस रूप में बनाया गया है कि दोनों मिलकर शासन का संचालन सही रूप से करें। लेकिन जब दोनों अपने हिसाब से चलना शुरू कर देंगे तो सरकार कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाएगी, और जब अस्थिर हो जाएगी तो क्या होगा? दोनों के बीच संघर्ष का स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि कहीं ना कहीं आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जनता पर नकारात्मक प्रभाव। इस संदर्भ में योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आती है। अब देखिए कैसे आती है योजनाओं के क्रियान्वयन में? अब देखिए दोनों अगर विवाद करते रहेंगे तो नई योजनाएं कहाँ से आ पाएगी? मंजूरी ही नहीं मिल पाएगी, और पहले से जो चल रही योजनाएं उनको भी अगर वित्त की जरूरत है, चाहे कोई ऐसा चीज की, तो उनको भी सही तरीके से सही टाइम पर वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी। तो इसका असर होगा कि राज्य की जनता पे मतलब इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि उनको लिए जो विकास कार्य होना चाहिए वो सही समय पे नहीं हो पाएगा। तो इसका हम लोग अब समाधान देखने का मतलब कोशिश करेंगे। हमने
विवाद का शासन पर क्या प्रभाव होगा, इसको हमने 3 पॉइंट में देख लिया। वैसे तो और पॉइंट होंगे लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट को हमने देख लिया। अब इसका समाधान कैसे किया जाए, तो चलिए देखते हैं समाधान, मतलब विवादों को कैसे कम किया जाए। तो इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या बताएंगे, पहला संवाद और समन्वय बढ़ाना। अब इसके लिए क्या करना होगा, नियमित बैठकें होनी चाहिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। अब देखिए इससे क्या होगा, देखिए अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपसी मतभेद भुलाकर यदि समन्वय और संवाद बढ़ाएंगे, मतलब दोनों संबंध मतलब समन्वय स्थापित करेंगे, तो क्या होगा, सरकार के जो फैसले होंगे तेजी से लागू होंगे। कहीं ना कहीं जो संवैधानिक ढांचा है उसे मजबूती मिलेगी, और जो भी विकास कार्य है ना बिना रुकावट के ना, मतलब क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक मर्यादाएं बनाए रखना। अब देखिए राज्यपाल को निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। अब क्यों निष्पक्ष भूमिका निभाना चाहिए राज्यपाल को, तो देखिए राज्यपाल का पद जो होता है ना वो संवैधानिक होता है, राजनीतिक नहीं होता है। इसीलिए राज्यपाल को ना हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए और सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं ना मजबूत होती है और कहीं ना कहीं जनता का संविधान और प्रशासन पर भरोसा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पष्ट नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में। अब देखिए कुलपतियों और विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अब देखिए बार बार जब इन नियुक्तियों को लेकर विवाद होता है तो इससे प्रशासन पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे बुरा असर पड़ता है। तो इन नियुक्तियों के लिए एक प्रकार से स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाने का प्रयास करना चाहिए और ईमानदारी से उसको पालन भी करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, राजनीतिक टकराव कम हो जाएगा, और जब टकराव कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन सुचारू रूप से चलेगा, और जब प्रशासन सुचारू रूप से चलेगा तो आम जनता को भी फायदा होगा और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों हमने इसके बॉडी पार्ट को देख लिया, अब हम इसके एक बेस्ट निष्कर्ष को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष हम देखेंगे कि निष्कर्षतः बिहार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध में कई बार संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जटिल हो जाते हैं। अब देखिए क्यों जटिल हो जाते हैं, अब देखेंगे बिहार में और राज्यपाल के बीच संबंध को और जब आप सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण जटिलता पैदा हो जाती है। क्यों, अब देखिए राज्यपाल और सरकार की दोनों की शक्तियां एक प्रकार से अलग अलग होती है। जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अलग अलग कर्तव्य और अधिकार है, इन बिंदुओं में अगर संतुलन नहीं स्थापित किया जाए तो विवाद हो जाएगा। राजनीतिक परिस्थितियां कभी ऐसी आती है, जैसे कैसे, जैसे केंद्र में किसी और का सरकार है, राज्य में किसी और का सरकार है, दोनों में अलग अलग होगा तो क्या होगा, मतलब दोनों में बातों में विवाद बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा नियुक्ति हो गया, चाहे कोई ऐसा विधेयक हो गया, उस पे इन दोनों के बीच विवाद, तो ये क्या होता है, इससे ना कहीं जटिलता पैदा होती है। फिर आप लिखेंगे कि हाल के विवादों से स्पष्ट है कि समन्वय की कमी शासन प्रणाली को प्रभावित करती है। यदि संविधान के अनुसार कार्य किया जाए, पारदर्शिता और संवाद को मतलब प्राथमिकता दी जाए, तो इन मतभेदों को कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनता के हित में काम करना चाहिए। अब आप उसको ऐसे समझिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब संविधान ने उन दोनों का मुख्य लक्ष्य क्या मतलब घोषित किया है कि उनका क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जनता की सेवा करना, राज्य का विकास करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना। इसलिए आपसी टकराव में उन्हें उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों अपने आपसी टकराव को भूलकर आपसी समन्वय और संवाद की मतलब क्या बोलते हैं, संवाद को अपनाकर एक प्रकार से बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी मतलब एक प्रकार से सही तरीके से हमारे राज्य को मतलब राज्य किया या चाहे किसी भी मतलब राज्य का विकास संभव हो पाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि दोनों यदि संवैधानिक दायरे में रहकर मिलकर दोनों मतलब एक प्रकार से सही तरीके से काम करें, तब जनता को अच्छी सरकार और प्रशासन मिल सकेगी और हमारा राज्य एक विकसित राज्य के रूप में आ सकेगा। दोस्तों हमने इसका आंसर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको कराने का प्रयास किया, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी बात का विस्तार करेंगे तो बहुत होगा, लेकिन आपको मुख्य बिंदुओं को ही दर्शाना है, मुख्य बिंदुओं को ही लिखना है, क्योंकि शब्द का लिमिट आपके सामने यक्ष प्रश्न खड़े किए हुए रहता है, तो उसके लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन आपके हाथ से चले जाएंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए लिमिट में ही लिखना है और हमने इसका आंसर 360 से 380 के बीच में लिखने का प्रयास किया है। तो 350 से 380
80-90 के शब्दों के बीच में भी आपका भी आंसर होना चाहिए। आप इसको आप एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं यह भी बोल जा रहा हूँ कि हमारे चैनल को अपने फ्रेंड के बीच में भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।